तो आज हमारा बेसिकली नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड एलिमेंट इंडेक्स इन इनफाइनाइट सॉर्टेड एरे। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन तुमको ऐसे ऑनलाइन जजेस पे तो सॉल्व करने को नहीं मिलेगा, बट जो इंटरव्यू वगैरह है उसमें तुम्हारी बाइनरी सर्च की स्किल्स को चेक करने के लिए बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी कभी पूछ लिया जाता है। तुमको मतलब कोड बेसिकली लिखना नहीं पड़ेगा, बट तुमको एक तरीके से स्यूडो कोड लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस का कोड लिखना पॉसिबल नहीं है। बट एज ए कंसेप्ट बहुत यूज़फुल है इस टाइप के क्वेश्चंस, किसी भी जो भी अपने कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे बाइनरी सर्च वाला चल रहा है, तो बाइनरी सर्च के कंसेप्ट को चेक करने के लिए वेदर कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल होते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड एलिमेंट इंडेक्स इन इनफाइनाइट सॉर्टेड एरे। फाइंड एलिमेंट इंडेक्स इन इनफाइनाइट सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली इसमें तुमको क्या दिया गया है, ऐसा बोला गया है कि अभी तक ना, जैसे बाइनरी सर्च में अपन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें अपन को एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए गए थे। मतलब जो एरे दिया गया था ना, वो एक फाइनाइट लेंथ का था। मतलब कि अपन को उसकी लेंथ ऑलरेडी पता थी कि ये कितने लेंथ का होने वाला है, कि 10 लेंथ का होगा, 100 लेंथ का होगा, एंड सो ऑन। एन बेसिकली अपन को पता था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये एन, तो ये अपन को पता था। इसमें बाइनरी सर्च लगाना अपन ने सीखा था कि अगर अपन को ऐसा बोला गया है कि ये सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड के केस में अपन बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे पता है आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि आपको ना इस एरे दिया गया है, बट उसकी लेंथ आपको पता नहीं है। मतलब वो इन्फानाइट लेंथ का है। ऐसा नहीं है पता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी एरे है, तो उसकी लेंथ अगर अपन को पता नहीं है तो सिंपली अपन निकाल सकते हैं, बट इसकी लेंथ को निकालना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी एक टारगेट वैल्यू दी गई है, उस टारगेट वैल्यू को जाके, लेट से यहाँ पे एक 8 है, तो टारगेट अपना क्या है 8। तो अपन को ये टारगेट इसमें जाके फाइंड करना है। अब ये कैसे अप्रोच करेंगे इसको? तो क्या आपको किसी को कुछ आइडिया आ रहा है कि इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? अब देखो, बाइनरी सर्च में दो चीज़ें लेते हैं अपन, एल लेते हैं और एक आर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी एल और आर लेना पड़ेगा बाइनरी सर्च के केस में, अगर बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे तो। अगर नहीं करेंगे तो बात की बात है। तो तुम बताओ कि अब इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अपन, अगर अपन को इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो। बताओ, कुछ आइडिया है कि इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स भी चलेगा, कैसा भी बता दो। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमाइज तुमको सॉल्यूशन आ ही जाएगा। मतलब थोड़ा सोचो कि हाँ, कोई सा भी सॉल्यूशन अगर अपन फिगर आउट करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं। हेलो। हाँ शुभम, हेलो। आज क्या तुम बाहर घूम रहे हो क्या? हाँ सर, मैं ऑडिबल। हम्म। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़। हाँ सर, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। सर, इनफाइनाइट गॉड डिफाइन कर सकते हैं क्या? मतलब एरे की नहीं, साइज जो इनफाइनाइट है वो मतलब क्या इंट मतलब मैक्स साइज वाला या उससे भी ज्यादा? कुछ भी हो सकता है, मैक्स साइज से भी कुछ भी, मतलब हेलो। इन्फानाइट का मतलब अपन उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उससे वो, ज्यादा भी उससे कम भी? हाँ, उससे ज़्यादा मतलब जहाँ पे गिनती खत्म हो जाएगी ना वहां तक। अब तुम देख लो गिनती कहाँ खत्म होती है। मतलब ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर। नहीं सर, आइडिया नहीं आ रहा। पार्ट्स में लाइक इन्फिनाइट है तो हम हाँ हाँ, छोटे छोटे पार्ट्स में सर्च कर सकते हैं कि पहले ठीक है। इस अब जैसे मान लो तुम, ऑफसेट हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। कि हमने अज्यूम किया कि पहले 100 तक हम सर्च करेंगे ठीक है, लीनियर ब्रूट ठीक, फोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें नहीं मिला तो इंक्रीमेंट करके अगले सर्च स्पेस में ठीक खोजेंगे। है। अब मान लो आपके पास एक नंबर है, वो भी इन्फानाइट है। ठीक है, अब तुमको ऐसे सर्च करते 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 इन्फानाइट नंबर ऑफ ऐसे जो भी तुम पार्ट्स बन जाएंगे। इन्फानाइट पार्ट्स क्या होता है? इन्फानाइट तो कुछ भी नहीं होता है। तो तुम्हारा अगर लूप अगर तुमने लगा दिया तो वो कभी एंड होने ही नहीं वाला। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में तो फंस गए अपन। हाँ यहाँ हाँ। पे ये कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अगर मान लो एरे इंटीजर का है तो यहाँ पे इंट की मैक्सिमम वाली वैल्यू आएगी। नहीं, एरे का डेटा टाइप ऐसा है जो कि इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकता है। अब वो इन्फानाइट वैल्यू है हमारे पास एंड में। अब बताओ उसको कैसे करेंगे? नहीं आ रहा? देखो, अपन ने बोला कि
ठीक है, तो अपन ने कहा कि इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो बेसिकली इन्फानाइट तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब तो है कि अपन इसमें डायरेक्टली तो लूप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली लगा दिया तुमने, मान लो तुम्हारा जो नंबर है वो इन्फानाइट है, अब इन्फानाइट को ढूंढते ढूंढते इन्फानाइट टाइम चाहिए, तो मतलब तुम्हारी अर्थ ख़त्म हो जाएगी ना, सूरज वूरज सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुमको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो अपन को करना नहीं है, तो इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो देखो, ब्रूट फोर्स से तो होगा नहीं, ब्रूट फोर्स कितने में चलता है, ओ ऑफ एन में, तो मैंने बोला अगर अब तो अपन को इन्फानाइट दे दिया तो ये इन्फानाइट में चलेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बट अपन को इसको फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में अपन को इसका सॉल्यूशन फाइंड करके लाना है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? तो देखो, मैंने बाइनरी सर्च समझाया था तुमको, बाइनरी सर्च में मैंने क्या बोला था, बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च में मैंने कहा था कि अपन क्या करते हैं कि एक एरे होता है, एरे क्या होता है, सॉर्टेड होता है, 1 2 इस तरीके से एन तक लेट से वैल्यूज आ रही है। अब ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड के केस में क्या होता है, अपन क्या कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे एल रख लिया, और यहाँ पे ये अपन को पता है कि ये कितने नंबर पे है, क्योंकि अपन को एरे की लेंथ पता है, तो ये यहाँ पे आर दे दिया अपन ने। अब क्या करते हैं अपन, आर एल और आर के बीच में जो भी सेगमेंट बचता है उस सेगमेंट में सर्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब उस सेगमेंट अपन को पता है, तो अपन इसकी जो लेंथ है उसका लॉग एन ले लेता है, अभी उतने में इसमें सर्चिंग हो जाएगी, तो कि फाइनाइट है, अभी कितनी भी लेंथ का हो सकता है। बाइनरी सर्च के केस में ये करता है, मतलब एल भी अपन को ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि एल अपन को ऊपर डिफाइन करना होता है, और आर भी अपन को ऑलरेडी पता होता है, तो उस केस में अपन ईजिली सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करूँ आपस में, पिछले क्वेश्चन को जो कि बाइनरी सर्च का था, फाइनाइट मतलब ये वाला क्वेश्चन कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें आपको सर्चिंग करनी है, उसको कंपेयर करूँ, और दूसरा वाला है इन्फानाइट वाला। इन्फानाइट को मैं यहाँ पे रखता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एरे पड़ा है, इसमें वैल्यूज हो सकती है 1 2 डॉट डैश 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 इन्फानाइट तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल मुझे पता चल जाएगा इजीली कि एल की वैल्यू 0 है, क्योंकि इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स कौन सी होती है, 0। सिमिलरली आर की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी n-1। ये n को यहाँ पे ये n मतलब एलिमेंट है एक तरीके से, इसको ये वाला n और ये इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ पे नम कर देता हूँ कि ये लास्ट वाला नंबर है, और n क्या है, लेंथ है एरे की, और n-1 वाला इंडेक्स जो कि लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसको r में स्टोर करवा रहे हैं उस इंडेक्स को। ये तो था फाइनाइट वाले केस में, बट अब इन्फानाइट वाले केस में देखो क्या हो रहा है कि l तो अपन को पता है कि हाँ 0 वाले पे होगा, तो l तो अपन को पता है। अब r कैसे फिगर आउट करें कि r को कहाँ पे रखना है, r हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर मेरे को, देखो अपन ने पता करा था कि इसमें अपन जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है या फिर जो लीनियर सर्च है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो अपन को इसमें एक वर्ड दिखा था कि ये इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है, बट ये सॉर्टेड भी है। सॉर्टेड वाले केस में मैंने बताया कि अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी सर्च अप्लाई करने वाले जो भी अपना क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे अपन बाइनरी सर्च अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एल अपन को मिल गया, अब आर फिगर आउट करना है कि आर की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, अब इसके बारे में सोचना है कि आर की वैल्यू कैसे निकालें। क्या कुछ आइडिया लग रहा है कि तुम आर की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हो? टारगेट अपन को दिया है, ये इन्फानाइट दिया है, और आर की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो ये सेगमेंट मुझे मिल जाएगा, और सेगमेंट जैसे ही मुझे मिल गया तो मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करके सीधा सीधा हमारा टारगेट फाइंड कर सकता हूँ। तो अब सोचो कि आर की वैल्यू कैसे निकालें। मतलब अपन ने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया कि बेसिकली क्वेश्चन था टारगेट फिगर आउट करने का, बट टारगेट तो छोड़ो, पहले आर फिगर आउट करना है। अब आर को कैसे फिगर आउट करें? कुछ आ रहा है दिमाग में कि आर को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? कहाँ गए भैया, दिमाग लगाओ। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ अभी के लिए, अगले क्वेश्चन में तुम डिसाइड करना। देखो, यहाँ पे आर की वैल्यू फिगर आउट करनी है, और अपन ने बोला सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लगेगा। देखो आप ना यहाँ पे ना अपन को बाइनरी सर्च को रिवर्स में यूज़ करना है। अब ये क्या बोल दिया मैंने, समझो। देखो अभी पता है अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोई मिड होगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, लेट्स से 10, और ये मिड है, तो यहाँ पे क्या करते थे अपन, मिड निकालते थे। ठीक है, आधे पे मिड निकालते थे, टोटल साइज थी n,
टोटल साइज थी n। फिर मान लीजिए अपना फाइनाइट वाले के केस में देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, फिर उसके बेसिस पे ना इन्फानाइट वाले को अपन डिस्कस करेंगे कि हाँ उसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि देखो आपको ना एक एरे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आपको फाइंड करके लाना है। टारगेट हमारा है 1 है टारगेट, ठीक है। तो अब इस केस में अपन क्या करते हैं कि ये इसकी इंडेक्सिंग होगी, इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये इसकी इंडेक्सिंग है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। टारगेट की वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, मिड निकालो। 13 प्लस 0 क्या होता है, 13 बाई 2 क्या होगा 7, ये रहा हमारा मिड, ठीक है। अब मिड हमको मिल गया, मिड निकालने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा मिड, और ये रहा हमारा एल और ये रहा हमारा आर। मिड हमने निकाल लिया, हमारा आ गया 7। चेक करो कि वेदर टारगेट इज इक्वल टू द मिड वैल्यू और नॉट। टारगेट की वैल्यू मिड वाली की वैल्यू के बराबर नहीं है। अब चेक करो बड़ी है कि छोटी है। मिड वाली वैल्यू टारगेट से क्या है, बड़ी है, और टारगेट मिड वाली वैल्यू से छोटी है डेफिनेटली। जब टारगेट मिड वाली वैल्यू से छोटी है तो टारगेट छोटे वालों में ही मिलेगा, इधर वाले सेक्शन में मिलेगा, तो हम इधर आ जाएंगे। आर हमारा उठ के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आर हमारा यहाँ पे आ गया। अब अगेन हमने मिड निकाला, 0 प्लस 6 क्या होता है, 6 बाई 2 3, ये हमारा मिड आ गया, ये आ गया हमारा मिड। अब अगेन हमने इसको चेक किया कि टारगेट की वैल्यू क्या हो रही है, टारगेट की वैल्यू 1, मिड की वैल्यू है 4, दोनों इक्वल नहीं है। क्या टारगेट की वैल्यू 4 से बड़ी है, नहीं। क्या टारगेट की वैल्यू 4 से छोटी है, यस। तो कौन से सेक्शन में जाते हैं छोटी वाली वैल्यू के केस में, हम जाते हैं इधर, यहाँ पे आ गया। अब आर जो है ना हमारा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। आर हमारा 3 पे आ गया। अब अगेन हमने मिड निकाला, मिड आ गया ये वाला। अब मिड की वैल्यू को चेक करो कि क्या टारगेट के इक्वल है, जी नहीं है, टारगेट के इक्वल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चेक करो कि टारगेट की वैल्यू क्या 2 से बड़ी है, जी नहीं। क्या टारगेट की वैल्यू 2 से छोटी है, यस। तो आ जाओ भैया लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये वाले सेक्शन में जाना है। तो आर की वैल्यू भी यही होगी, एल की वैल्यू भी यही होगी। अब अगेन मिड निकालो, तो एल प्लस आर करेंगे, 0 प्लस 0 इज 0 बाई 2 इज कितना हो गया 0, तो यही मिड आ जाएगा। मिड वाला चेक करो क्या टारगेट्स के इक्वल है, हाँ जी टारगेट के मिड वाला इक्वल है, तो हमको इक्वल मिल गया, तो यहीं से रिटर्न करवा दो। तो तुम ही ना यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, पता है क्या, इस वाले एग्जाम्पल में, ये सारे एग्जाम्पल में ही होता है ऐसा, बट इसमें ना बेटर समझ में आएगा कि ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। यहाँ पे जब हमने इसको यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट जब हमने रखा ना, और हमको क्या करना होता है, इस पूरे सेक्शन में एल से लेके आर तक के सेगमेंट में ढूंढना होता है। अगर हमको नहीं मिलता है तो हम उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं आर को, अगर टारगेट की वैल्यू मिड से छोटी होती है। तो देखो पहले आर यहाँ पे था, फिर आर यहाँ आ गया, मतलब आर था लेट से एन पे, यहाँ पे n बाई 2 माइनस 1 करा, उस पे आ गया आर। फिर अगेन यहाँ पे इस पे जो आर यहाँ पे पड़ा है ना, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आएगा, उस पे -1 पे आर आ गया। फिर अगेन इसका आधा था, अगेन यहाँ पे तुम इसका आधा करोगे, ये आ जाएगा, और इसका -1 यहाँ पे आ गया, सेम। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो पता है यहाँ पे क्या पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है कि आर ना इस केस में आधा होते जा रहा है। अगर -1 को अभी के लिए हटा दे, क्योंकि एवरी स्टेप में -1 है, तो उसको एक बार के लिए रिमूव कर सकते हैं। तो आर ना आधा हुआ, फिर आर आधा हुआ, फिर आर आधा हुआ, फिर वापस आर आधा हुआ, यस और नो। हाँ यस। तो आर आधा 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 होते जा रहा है जब तक कि एल एंड आर इक्वल नहीं हो जाते। यहाँ से तुम एक चीज़ फिगर आउट कर सकते हो कि आर मेरे को पता था, तो मैं उसको आधा आधा करते करते 1 पे ले आया। क्या यही प्रोसेस मैं रिवर्स में कर सकता हूँ कि आर को मैं आधा करने के, आर को मैं इनिशियली यहाँ पे 0 पे ही रख लूँ, और आर को मैं डबल करते जाऊँ। पहले बड़े से छोटे पे आने के लिए आधा कर रहे थे, अभी मैं बोलता हूँ उसको डबल करते जाओ, मतलब रिवर्स हो गया ना एक तरीके से। और डबल कब तक करते जाओ, जब तक कि हमारा आर या तो टारगेट के इक्वल नहीं हो जाता या फिर उससे बड़ा नहीं हो जाता।
ठीक है, अब एक बार दूसरे केस में समझते हैं। अब ये तो था अपना फाइनाइट वाला केस, एक बार मैं इस चीज़ को ना इन्फानाइट वाले में भी ट्राई करके बताता हूँ, फिर तुमको समझ आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डॉट 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 ये जाएगा इन्फानाइट तक। मैंने बोला एल को यहीं पटक लो, आर को भी यहीं पटक लो। एल तो यहीं आना चाहिए, आर की वैल्यू डिफाइन करनी है कि क्या आएगी। टारगेट अब की बार मैंने बोला आपको ना ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है 11। तो पता है अपन इसमें आर की देखो, ये टारगेट वैल्यू ऐसा नहीं है कि इन्फानाइट हो सकती है, ये टारगेट वैल्यू फाइनाइट ही होगी। ठीक है, अपने पास एरे इन्फानाइट है तो आर की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे अपन, और टारगेट की वैल्यू अपन को पता नहीं है। मतलब ये तो पता है फाइनाइट होगी, बट ये नहीं पता क्या है। तो अगर अपन ने 1 बाय 1 चेक करना शुरू कर दिया, और हो सकता है ये वाली वैल्यू भी इन्फानाइट हो, मतलब एग्जैक्ट इन्फानाइट के इन्फानाइट -1 ले लो, मतलब एक तरीके से फाइनाइट वैल्यू होगी, बट वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो अपन ब्रूट फोर्स तो अप्लाई कर नहीं सकते। अब एक ही ऑप्शन बचता है बाइनरी सर्च वाला, वाई बिकॉज अपन को सॉर्टेड है। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस अगर मुझे आर की वैल्यू किसी तरीके से पता चल जाए तो उस सेगमेंट में मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करके लॉग एन में टारगेट को फाइंड कर सकता हूँ। अगर टारगेट 11 है तो मैंने कहा इसको ना डबल करो, जब तक कि डबल करते जाओ जब तक हमारा आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट नहीं हो जाता। या तो इक्वल हो जाएगा तो ब्रेक कर दो, या फिर उससे ज़्यादा हो गया तो भी ब्रेक कर दो। देखो अब मैंने बोला है टारगेट की वैल्यू इनिशियली 0 है, यहाँ पे 0 मतलब इसको एक तरीके से 1 ले लो, ठीक है, ये 1 इंडेक्स है, क्योंकि डबल करेंगे ना तो वो 0 0 0 होता रहेगा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये इंडेक्सिंग इसकी 1 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो मैंने बोला आर को ना डबल करो, आर इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाओ आर, यहाँ पे चेक करो कि क्या आर हमारा टारगेट से छोटा है कि बड़ा है कि इक्वल है। चेक करा, देखो 2 केस मैंने बताया कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो ब्रेक करना है, और लेस देन होगा तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू वो वाला कंटिन्यू नहीं है कि स्किप करने वाला, मतलब आगे बढ़ते रहो, डबल करते रहो। आर यहाँ पे आ गया, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट है, यस और नो, नो। तो अपन को टू को इंक्रीमेंट, अभी मैं समझा रहा हूँ व्हाट, ठीक है, ये वाली कहानी हर जगह अप्लाई करेंगे अपन, व्हाट वाई एंड हाउ। अभी मैं समझा रहा हूँ व्हाट की करना क्या है। अब मैंने बोला कि 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 पे आ गए, क्या 2 टारगेट से के ग्रेटर देन इक्वल टू है, नो। क्या 2 टारगेट से छोटा है, यस। अगर टारगेट 2 से बड़ा है या 2 टारगेट से छोटा है तो डेफिनेटली टारगेट मुझे इधर मिलेगा, यस और नो, मतलब इधर का इधर भी मिल सकता है, यस और नो। यस यस ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को टारगेट को और बढ़ाना है आगे, तो इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी यहाँ पे ये 1 2 3, ये इंडेक्सिंग भी सेम है एक तरीके से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ले आओ 4 को, आर को यहाँ पे ले आओ 4 पे। अब अगेन चेक करो कि टारगेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 है कि नहीं, नहीं, टारगेट छोटा है 11 से, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गए। अगेन चेक करो, अगेन हमारा आर जो है टारगेट से छोटा मिल गया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 16 होगा कहीं पे, ठीक है, तो आर को यहाँ 16 पे ले आओ। अब अगेन हमारे पास में चेक करो कि टारगेट ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं, हाँ, टारगेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर है कि नहीं, यानी नहीं, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट है कि नहीं। क्या 16 टारगेट से बड़ा है, क्या 16 11 से बड़ा है, यस। अगर यस तो ब्रेक कर दो कि हमको हमारा सेगमेंट मिल चुका है, इस सेगमेंट के अंदर ही हमको टारगेट मिलने वाला है। ऐसा क्यों, देखो बाइनरी सर्च में पता है क्या होता है, अपन को आर दिया गया होता है और एल दिया गया होता है, यस और नो। इनिशियली ये पूरा जीरे पे होता है और ये होता है लास्ट में, मतलब पूरे एरे को कवर कर रहा होता है। जब हम एल और आर को इसलिए 0 से लेके एन तक डिफाइन करते हैं बिकॉज हमको पता है, इट इज़ बाउंड टू हैपन कि जो हमारा टारगेट है अगर प्रेजेंट हुआ एरे में तो एल और आर के बीच में ही कहीं पे प्रेजेंट होगा। मतलब अगर प्रेजेंट हुआ तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच वाली किसी इंडेक्स पे ही प्रेजेंट होगा, यस और नो।
हाँ। और अगर नहीं होगा तो उसकी तो केस ही अलग है कि पूरे एरे में प्रेजेंट नहीं है। अगर होगा तो इसी के अंदर होगा। अगर मुझे एल और आर पता चल जाए तो ये कंफर्म है कि एल और आर के बीच में ही हमको टारगेट मिलने वाला है। और यही चीज़ तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एल को तो वन पे ही रख रहे हैं, उसको छेड़ नहीं रहे कि स्टार्टिंग इंडेक्स और जो आर वाली इंडेक्स है, जो लास्ट वाली इंडेक्स है, उसको हम तब तक बढ़ाते जा रहे हैं जब तक कि टारगेट जो है एल और आर के बीच में नहीं आ जाता। यस और नो? अभी देखो क्या हुआ ना, इसका मतलब यही है ग्रेटर देन इक्वल टू होते ही ब्रेक करना है। मतलब आर की वैल्यू या तो इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। मतलब टारगेट वाला जो है वो एल और आर के बीच में आ जाए। वो एल के ऊपर भी हो सकता है और आर के ऊपर भी हो सकता है, बट अगर जब इनके बीच में आ गया उस टाइम पे हमको हमारा जो ये ऑपरेशन है वो ब्रेक कर देना है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि टारगेट इस एल और आर के बीच में ही होगा। या अगर होगा तो, अगर लेट से यहाँ पे टारगेट होता है 11, बट यहाँ पे ना 11 अवेलेबल ही नहीं है। बस 8 के बाद में 16 पे चले गए, 16 पे चले गए तो यहाँ पे 11 अवेलेबल ही नहीं था। बट इस केस में तो अवेलेबल ही नहीं है, तो भी एल और आर हमारा डिफाइन हो गया। बिकॉज अगर अवेलेबल होता तो डेफिनेटली 1 वैल्यू और 16 वैल्यू के बीच में कहीं होता। यस और नो? यस। ठीक है। अब इस टारगेट को इन दोनों के बीच में लाना था अपन को, ये हमारा उद्देश्य था कि टारगेट हमारा इसके बीच में आ जाए। उसके लिए हमारे पास में दो ऑप्शन थे कि या तो आर को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करता रहूँ मैं, 1 बाय 1 करूँगा तो इन्फानाइट टाइम लग जाएगा, तो वो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। या फिर मैंने बोला कि अब आर में रिवर्स बाइनरी सर्च का यूज़ कर दो कि जहाँ पे हम मिड निकालते निकालते आधा करते करते आते थे, वहीं पे आर को डबल करते जाओ। तो ये अगर 10⁹ तक भी आर को इंक्रीमेंट कर दिया ना, जैसे आर की वैल्यू 10⁹ होगी, उस केस में भी 32 स्टेप्स ही लगे हमारे मैक्सिमम। ठीक है, तो 32 स्टेप्स में हम 10⁹ तक कवर कर लिए। इसी तरीके से आगे कवर करते जाएंगे। अगर हमारा और भी बड़ा नंबर्स हैं तो डेफिनेटली उस केस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला लोगेन वाले डबल के केस में। दैट्स वाई हमने आर को डबल करते हुए गए, और जब तक करते हुए गए जब तक टारगेट इसके बीच में नहीं आ जाता। ये बात क्लियर हो गई कि हमने आर को किस तरीके से निकाला। हमने निकाला डबल करते हुए गए जब तक कि टारगेट इसके बीच में नहीं आ जाता। वाई? बिकॉज हमको बाइनरी सर्च के केस में एवरी टाइम अगर हमको टारगेट अगर एरे में प्रेजेंट होगा तो ये डेफिनेटली श्योर है अपन कि वो एल और आर के बीच में ही अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखो, अगर हमारा टारगेट लेट से इस फाइनाइट वाले केस में 11 है, तो हम इनिशियली मिड निकालते हैं, मिड हमारा टारगेट ज़्यादा मिला तो हम यहाँ पे एल को ले आते हैं। एल को यहाँ पे इसलिए लाए थे क्योंकि हमको पता था कि इस वाले सेगमेंट पे हमको टारगेट मिलेगा। अगर मिलेगा तो इसका मतलब एल और आर के बीच में ही मिलेगा, अगर मिलेगा तो। सिमिलरली अगर और ये बड़ा लेट से ये 13 होता तो हम एल को अगेन मिड निकाल के यहाँ पे ले आते। अगेन ये श्योरिटी है आगे, अगर मिलेगा तो एल और आर के बीच में ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि आर को तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि वो एल और आर के बीच में नहीं आ जाता। समझ आई बात? हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाया व्हाट वाई, मैंने समझाया कि एल और आर के बीच में ही मिलेगा, दैट्स वाई हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं आर को। फिर मैंने समझाया कि आर को डबल से इंक्रीमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा बिकॉज हम ज़्यादा जल्दी रीच कर पाएंगे टारगेट को। अब आप बोलोगे कि भैया अगर हम 1 से इंक्रीमेंट करते तो यहीं पर ही आ जाता आर, बट यहाँ पे तो 16 आया तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए। बट यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, बट जब तुम इस एल और आर वाले बीच में के सेगमेंट में बाइनरी सर्च यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी रादर देन जो स्टार्टिंग में ही अगर तुम 1 बाय 1 करते रहोगे। क्योंकि हो सकता है 1 बाय 1 के केस में तो ओ ऑफ एन चला जाए, बट अगर 16 पे भी आ गए ना, 9 पे आने थे ओ ऑफ एन वाले केस में, बट अभी 16 पे भी आ गए तो ये 16 वाला बाइनरी सर्च के केस में 2 या 3 स्टेप्स ही तो लेगा मैक्सिमम, बट अगेन ओ एन के केस में बहुत सारे स्टेप्स ले सकता था। तो हमेशा बाइनरी सर्च मल्टीप्लाई वाली अप्रोच ही बेटर रहेगी। दैट्स वाई हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इसको। ठीक है, वो बाइनरी सर्च का रिवर्स ही है। जैसे बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से बेटर होती थी सैंपल वाली बाइनरी सर्च, उसी तरीके से ये जो रिवर्स वाली जो ट्रिक हमने आर को इंक्रीमेंट करी ये बेटर होगी ओ एन वाली तरीके से। ये वाली चीज़ क्लियर है। अब हमको
एल पता लग चुका है, आर पता लग चुका है। अब वाइल लूप लगाओ, एल लेस देन आर जब तक है, इसमें जो भी तुम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो बिंड निकालने वाले वो सब करो, एंड बाइनरी सर्च लगा के फाइंड कर लो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा एलिमेंट। समझ आया कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना था इस प्रॉब्लम को? हाँ भैया, ठीक है। got it. अब ना यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन और कर सकते हैं अपन। अब वो ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं, अब वो तुम मुझे बताओ कि इसमें ऐसी, जैसे अभी मान लो एल और आर यहाँ पे 16 है, क्या हम ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, कितने एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स है, क्या इस सेगमेंट को और छोटा कर सकते हैं अपन? अभी जैसे मैंने बोला कि ओ एन वाले केस में आर यहाँ पे आता तो ये छोटा सेगमेंट होता है, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाना ईजी होता, बट वो इनिशियल लेवल वाली जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीज कर देता, दैट्स वाई उसको यूज़ नहीं कर सकते अपन उस अप्रोच को। अब उस अप्रोच के अलावा बाइनरी सर्च की जैसी ही कोई अप्रोच क्या है ऐसी कि जिसमें कि मेरे को ये पता चल जाए, मतलब ये जो सेगमेंट है वो और छोटा हो जाए, क्या ऐसा कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपन इसमें? हाँ भैया, हमने जब कंटिन्यू करा तब हम जो हमारा स्टार्ट है हाँ। वो आगे ले सकते हैं। आ, उसमें से हम आगे कहाँ पे? आगे मीन्स अगर हमने पहले एक से था हाँ तो एक एलिमेंट किया, उसके बाद दो डबल हुआ, हाँ तो उस टाइम हम वो जो नेक्स्ट हुआ हमारा हाँ। उससे तो रिप्लेस कर मतलब यहाँ सकते। पे आर आ गया, फिर यहाँ पे हाँ आर आया था, फिर हाँ। यहाँ पे आर तो, आया था। तो लास्ट अगर टारगेट जो हमारा हमने जब तक जब ब्रेक किया हाँ उस हाँ। टाइम हमारा स्टार्ट हम रख सकते हैं 8 को, तो हमारी एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्पेस होगी 8 to 16। एग्जैक्टली। पता है इसने क्या कहा अभी? इसने ऐसा कहा कि अपन जो आर और एल को लेके जा रहे हैं ना, अपन को किस चीज़ से मतलब है, एल से लेके आर तक के सेगमेंट से मतलब है, और इसके अलावा एक चीज़ और से मतलब है कि एल और आर के बीच में टारगेट अवेलेबल होना चाहिए अगर वो एरे में प्रेजेंट है, तो इन दोनों चीज़ों से मतलब है मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले आर यहाँ था, फिर आर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी एल से आर के बीच में 1 और 2 आ रहा है, क्या एल से आर के बीच में 11 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो हमने क्या करा, आर को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। फिर अगेन वो ये वाली जो चीज़ है ना, एक तरीके से वो ये भी कर रही है। इसको दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब यही है कि क्या एल और आर के बीच में टारगेट है, अगर नहीं है तो आर को आगे ले जाओ। मतलब बेसिकली बीच में चेक करने के लिए यही बोलेंगे ना अपन कि आर से बड़ा, आर ज़्यादा है कि इक्वल है टारगेट के, आर को लेके जा रहे हैं क्योंकि, तो हमेशा आर की वजह से ये टारगेट बीच में आ रहा है। तो उसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एल और आर के बीच में आ रहा है, बिकॉज एल और आर के बीच में ही तो आ रहा है वो। तो आर को हम यहाँ ले आए, फिर अभी अगेन चेक करा कि ये क्या इसके बीच में है, क्या 8 वाली वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, नहीं है, तो अगेन हम आर को ले आए। बट तुम यहाँ पे ना एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, पता है क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जब आर यहाँ पे था तो हमको आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट नहीं मिला था, मतलब इस वाले सेगमेंट में हमको टारगेट नहीं मिला था, यस और नो? अरे मैंने कहा कि आर यहाँ पे है तो आर को मैंने चेक किया कि वेदर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट और नॉट, मतलब 11 और नॉट। आर की वैल्यू कितनी है, 8। अब जब 11 8 से ज़्यादा है तो 11 डेफिनेटली इधर वाले इधर ही मिलेगा ना, इधर तो मिलेगा नहीं मेरे को इस वाली चीज़, इस वाले सेगमेंट में। दैट्स वाई मैंने आर को और इंक्रीमेंट करके अपने सेगमेंट को और बढ़ा दिया, उसकी लेंथ को डबल कर दिया, यस और नो? अब पहले वाले में बाइनरी सर्च में आधा करते जा रहे थे सेगमेंट को, अभी सेगमेंट को डबल करते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जब आर की वैल्यू थी तो यहाँ पे तो डेफिनेटली मिलेगा नहीं ना हमारा टारगेट इसके अंदर, तो यस और नो? तो ये समझ आ गई ना, या फिर दोबारा बताऊं कि एल और आर के बीच में नहीं मिलेगा, दैट्स वाई आर को डबल करना पड़ेगा मुझे? समझ गए भैया। हाँ हाँ ठीक है। तो अब जब ये सेगमेंट यहाँ पे था, जब आर की वैल्यू 8 थी, तो मुझे गारंटी है कि यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, दैट्स वाई मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जब मुझे यहाँ पे मिलेगा ही नहीं तो एल को यहाँ पे रखने की ज़रूरत ही क्यों है, एल को मैं यहीं रख दूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो इधर मिलने वाला है, यस और नो? तो एल इधर मिलेगा तो ये एल यहाँ पे हो जाएगा और आर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वाले सेगमेंट में मुझे मिलेगा, इस वाले सेगमेंट को मैं छोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा। अब डेफिनेटली एल यहाँ पे आ गया और आर यहाँ पे आ गया, जहाँ पे पहले हमारा सेगमेंट एल से 1 से लेके 16 तक था, वहीं हमारा सेगमेंट अभी 8 से लेके 16 हो गया, मतलब जो सेगमेंट था वो हमारा आधा हो गया डेफिनेटली। तो एक स्टेप तो बचा ही लेंगे अपन इसमें।
तो एक स्टेप जैसे ही हमने बचाई तो हमारा सेगमेंट कम हो गया, तो ये और ऑप्टिमाइज हो गया। अब इससे कम हमारा सेगमेंट हो नहीं सकता। तो अब इसके लिए हम बाइनरी सर्च का कोड कैसे लेंगे? अभी देखा हमने व्हाट, अभी देखा हमने वाई, अब देखते हैं हाउ कि कोड कैसे लिखेंगे। कोड इसका सूडो कोड टाइप ही लिखना पड़ेगा, एक्चुअल आईडी पे रन नहीं करवा पाएंगे। वाई? बिकॉज इन्फानाइट अपन को पता नहीं है। हाँ, अगर हम एरे को फाइनाइट मान के आर की वैल्यू को निकालना होगा उस टाइम पे तो हम इजीली इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका कोड कैसे होगा। इनिशियली एल हमारा पड़ा है लेट्स से 1 पे, ये 1 इंडेक्सिंग है ये वाला, ठीक है। और आर भी हमारा पड़ा है 1 पे, और हमको टारगेट की वैल्यू भी दी गई होगी, लेट से कुछ भी ले लो यहाँ पे 11 और कुछ भी ले लो। अब हमको क्या करना है, वाइल लूप लगाना है। वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर तक चलना चाहिए। क्या ये सही है ये वाली कंडीशन? हमें तो अभी आर पता ही नहीं है। एग्जैक्टली तो ये वाली कंडीशन सही नहीं है, हमको आर पता करना है। हमने क्या कंडीशन देखी थी कि हमको ये जो मल्टीप्लाई वाला कब तक करते रहना है, जब तक कि आर जो है हमारा लेस देन है टारगेट से, तब तक हमको क्या करते रहना था, मल्टीप्लाई करते रहना था 2 से। तो ये वाला ऑपरेशन हमको परफॉर्म करते रहना है जब तक कि आर लेस देन टारगेट रहेगा। जैसे ही आर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो जाएगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये तो था पहला केस। अब दूसरा इसको ऑप्टिमाइज किया था हमने, तो मैंने बोला था कि आर एल को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अब ये कि यहाँ पे कैसे आएगा, देखो जब हम आर को यहाँ पे इंक्रीमेंट किए थे तो एल यही था, फिर जब हम आर को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था हमने, तो हमको पता है आर को यहाँ पे इंक्रीमेंट इसलिए किया था, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो एल को ईजिली इस आर की प्लेस पे लाया जा सकता है। सिमिलरली आर को अगेन हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था, दैट इसका मतलब कि इस वाले सेगमेंट में भी हमको हमारा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि टारगेट आर से छोटा है इस वाले केस, बड़ा है इस वाले केस में, तो इधर नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा। तो हम सेफली इस एल को यहाँ इस आर की जगह पे प्लेस कर सकते हैं। अगेन जब आर को इंक्रीमेंट किया हमने यहाँ पे, तो अगेन हमको पता चला कि 8 से भी बड़ा है टारगेट, तो इस सेगमेंट में भी नहीं आने वाला हमारा, मतलब एल यहाँ पे है ना, तो इस सेगमेंट में भी नहीं आने वाला हमारा टारगेट। हमारा टारगेट आगे वाले सेगमेंट में मिलेगा। तो सेफली हम कह सकते हैं कि इस एल को हम यहाँ पे पटक सकते हैं और आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस केस में बड़ा हो गया, तो हमारा एल हमको मिल गया और आर हमको मिल गया। तो यहाँ पे मैं एक ओवर ऑप्टिमाइजेशन लगाने के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एल इज़ इक्वल टू, नो यहाँ ऊपर नहीं लिखना पड़ेगा, नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर। देखो ऐसा मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि एल को कर दो आर के बजाय, एल को कर दो आर के बराबर, एंड जो हमारा आर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के। देखो मैंने ये अभी पहले मैं इसको नीचे लिख रहा था, अभी मैंने इसको ऊपर लिख दिया। ऐसा क्यों मैंने किया पता है? पहले जब मैं इसको नीचे लिखता तो पता है क्या प्रॉब्लम आती है, अगर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया होता है यहाँ पे नहीं लिखने के बजाय, तो जब मैं आर को यहाँ पे डबल करके यहाँ पे लेके आया था, तो उसके बाद मैंने एल की वैल्यू चेंज करी, तो मतलब एल की वैल्यू करंट वाले आर पे चली जाएगी, ठीक है। और तो एल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये सेगमेंट का कुछ मतलब ही नहीं निकला। अब जब मैं इसको पीछे लिख रहा हूँ तो इससे पता है क्या हो रहा है कि पहले आर यहाँ पे था ना, तो पहले एल को यहाँ ले आओ, अब आर को चेंज करो यहाँ पे लेके आने के लिए, तो एल और आर बन गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा था। अब ये वाला कोड जब हम लिखेंगे तो सेफली हमको आर की वैल्यू पता चल जाएगी और ऑप्टिमाइज की हुई एल की वैल्यू भी हमको पता चल जाएगी। जब एल की वैल्यू पता चल गई हमको, जब आर की वैल्यू पता चल गई हमको, डेफिनेटली हमको पूरा सेगमेंट पता चल गया। अब बाइनरी सर्च का यूज़ करके इस सेगमेंट में हम इजीली हमारे टारगेट को फाइंड कर सकते हैं कि वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। समझ आया ये वाला प्रोग्राम कैसे अपन को अप्रोच करना है? हाँ भैया। ठीक है, एक बार ये वाला प्रोग्राम भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ी देर अब जब आ ही गए हैं तो, ठीक है। तुम थोड़ी देर बोर हो रहे होगे, मुझे पता है तुम्हारे पेपर ख़त्म हुए हैं, बट कोई नहीं, अपन को ये वाली चीज़ें भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इस अगर क्वेश्चन को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे ना आपको एक ऐसा बोला गया है कि आपको 2D मैट्रिक्स में सर्च करके लेके आना है। अभी तक हम सिंपल 1D एरे में सर्च करते हुए आ रहे थे, एरे में एलिमेंट को, बट यहाँ पे अभी हमको क्या करना है कि 2D मैट्रिक्स में एलिमेंट को सर्च करना है। बट यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टीज़ भी दी गई है इस मैट्रिक्स की। 2 प्रॉपर्टीज़ क्या दी गई है, अपन को बोला गया है कि जैसे ये वाली मैट्रिक्स को अगर अपन पिक करते हैं, अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को पिक करता हूँ,
देखो ये रही मैट्रिक्स, इसमें अपन को बताए क्या बोला गया है। इसमें अपन को प्रॉपर्टी दी गई है मैट्रिक्स की कि जो ये पहली वाली जैसे रो है ना, रो, तो ये मैट्रिक्स रो बाय रो में सॉर्टेड है इटसेल्फ। जैसे ये रो है, एक रो ये रही, फर्स्ट रो ये रही, सेकंड रो ये रही, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन रोज है। तो ये तीनों रोज इंडिविजुअली सॉर्टेड है। देखो 1 3 5 7, इसका और इसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर ये वाली रो इटसेल्फ सॉर्टेड है, 10 11 16 20, देखो सॉर्टेड। अगेन ये वाली रो भी इसी के अंदर सॉर्टेड है, 23 30 34 60। ठीक है, तो ईच रो इंडिविजुअली सॉर्टेड है, पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी हमको क्या दी गई है कि जो जैसे ये वाली रो है ना, तो जैसे ये वाली रो है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसकी प्रीवियस जो रो है, इसकी जो प्रीवियस रो है उससे बड़ा होगा हमेशा। देखो 7 से बड़ा है 10, फिर अगेन जब ये रो खत्म होगी 20 पे, तो इससे 20 से बड़ा होने वाला है 23, तो 23 30 34। तो पहली प्रॉपर्टी, ईच रो इज इंडिविजुअली सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि जो प्रीवियस वाली रो है उसके लास्ट एलिमेंट से करंट वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा हमेशा। तो अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक करना चाहो कि इसको इस तरीके से लिखना चाहो कि अगर इस रो को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और इस रो को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो ये ऐसे ऐड करने के बाद में ये पूरा जो एरे मिलेगा मुझे वो सॉर्टेड मिलेगा। समझ आ गई कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, और अब इसके अंदर मेरे को एलिमेंट को सर्च करके लाना है। क्वेश्चन समझ आ गया? जी भाई। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन पता चल गया क्या करना है। तो पहली अप्रोच अगर हम इसको डिस्कस करें, ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो सिंपल है कि उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसमें अपन एक एरे बना लो या फिर एरे लिस्ट बना लो। अभी एरे लिस्ट का कंसेप्ट मैंने समझाया नहीं है, अब समझाता हूँ कि एरे लिस्ट होता क्या है। देखो एरे लिस्ट पता है क्या होता है, एरे में ना अपन एरे बनाते हैं, तो एरे में क्या करते हैं अपन को इनिशियली उसकी साइज़ डिफाइन करनी पड़ती है और उसके बाद में उस एरे की साइज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर 5 डिफाइन कर दी तो वो 5 ही रहने वाली है, उसको बढ़ा के 10 अपन नहीं कर सकते एरे के केस में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते। अब मान लीजिए अपन को नीड पड़ गई कभी, अभी शॉर्ट में बताऊंगा एरे लिस्ट को, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अब एरे में मान लीजिए मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करने की नीड पड़ गई, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं 10 का साइज़ का एरे है, 11th एलिमेंट में ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए जावा में कंसेप्ट आता है एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट का कंसेप्ट क्या होता है कि एक तरीके से ये एरे ही होता है, बट ये डायनेमिक साइज का एरे होता है। अब ये कैसे इंटरनली वर्क करता है ये इसके टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए समझते हैं कि ये एरे ही होता है एक तरीके से, और बट ये डायनेमिक होता है एरे की, जैसे इसमें साइज वाइज डिफाइन नहीं होती है। तो इसमें एक सिंपल एरे लिस्ट डिक्लेयर करो, डिफाइन करो, इनिशलाइज करो, उसके बाद में उसमें ऐड करने लग जाओ एलिमेंट्स को, कि पहला ऐड कर दिया, दूसरा ऐड कर दिया, तो जितने एलिमेंट्स तुम ऐड करोगे उतनी ही इसकी साइज़ होगी। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है कि इस तरीके से लिखो एरे लिस्ट, फिर यहाँ पे किस टाइप का ये है वो टाइप लिखो। यहाँ पे ना ऐसे इंट नहीं लिख सकते अपन, लॉन्ग नहीं लिख सकते अपन को ना इनकी जो डेटा टाइप्स है इनकी क्लासेस को यूज़ करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। ठीक है, एरे लिस्ट के केस में तो ये है इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट। इसी तरीके से लॉन्ग के लिए अपन को इस तरीके से नहीं सकते अपन कि लॉन्ग, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे ये एल ना स्मॉल होता है, बट यहाँ पे अगर अपन को लिखना है तो इसको अपन को कैपिटल करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये जो एरे लिस्ट होती है ये इम्प्लीमेंटेड होती है इनकी क्लासेस के ऊपर, इनके ऊपर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेड होती है। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो भी नाम आ जाएगा वो आ जाएगा। उसके बाद में ये हो गया, इसके बाद में न्यू करो और यहाँ पे एरे लिस्ट इस तरीके से 2 कॉलन और आएंगे, जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो यहाँ पे आती है, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, वैल्यू भी भर सकते हो, और यहाँ पे ये ब्रैकेट आता है। इस तरीके से एरे लिस्ट को हम इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे लिस्ट को इनिशलाइज करना आ गया अपन को। अब इसमें ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं अभी जो रिक्वायर्ड होंगे वही बताऊंगा मैं। उसके बाद में अपन एरे लिस्ट के ऑपरेशंस को डिटेल में, एरे लिस्ट के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एरे लिस्ट का जैसे एक फंक्शन होता है ऐड करने वाला, ARR.add।
यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दो, लेट्स से 10। तो ये क्या करेगा, 10 का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा इंटीजर टाइप का। अभी ये डेटा टाइप है इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो स्टोर हो जाएगा ARR के एंड में जाके। ठीक है, तो ये एंड में ऐड करने के काम आता है अपना ऐड वाला। सिमिलरली हमारे पास में एक होता है रिमूव वाला, ARR डॉट रिमूव। रिमूव में क्या होता है, यहाँ पे तुमको एक लेट से इंडेक्स पास करनी होती है कि इंडेक्स कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे अभी एक ही एलिमेंट है, तो मैंने बोला 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो, तो ये 0th वाले को रिमूव कर देगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है रिमूव वाला, एक और फंक्शन होता है, वो क्या होता है ARR डॉट रिमूव। यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करी ना, लेट्स से मैंने यहाँ पे अभी इंट वैल्यू पास करी है, और इंटीजर और इंट अलग होती है, मतलब इंटीजर क्लास होती है इंट की, और इंट डायरेक्ट डेटा टाइप होता है। तो अगर मैंने डायरेक्ट इंट को पास कर दिया तो उस इंडेक्स पे जाके ये रिमूव कर देगा। बट अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया कि न्यू ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करता है, इसी तरीके से डिक्लेयर करता है जावा में, न्यू इंटीजर, और यहाँ पे वैल्यू दे दी लेट्स से मैंने 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 का एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाएगा, और फिर अब हमारे पास ये जो 10 है ना, ये इंटीजर टाइप का है, तो मतलब और ये किस चीज़ को स्टोर करता है, ये भी इंटीजर को स्टोर करता है। तो बेसिकली ये 10 को फाइंड करेगा जाके और फिर उसको रिमूव कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे 10 यहाँ पे था ना, अब हो सकता था 10 हो सकता था 100 पोजीशन पे पड़ा है, तो अब यहाँ पे तो पोजीशन देनी पड़ रही थी, यहाँ पे 10 दे दिया तो 100 पोजीशन पे जाएगा, 10 पे जाएगा, उसको रिमूव करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं अपन। इसी तरीके से एक इंसर्ट फंक्शन होता है हमारे पास पे, ARR डॉट इंसर्ट। यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती है, एक तो अपन को पोजीशन देनी होती है, पोजीशन और इंडेक्स, और यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, ये जब दोनों वैल्यू दे देती है कि इस पोजीशन पे जाके इस वैल्यू को ऐड करके आ जाओ, यहाँ पे एक ये एंड में ऐड होता है, जो भी एरे लिस्ट होगी उसके एंड में जाके ऐड कर देगा। यहाँ पे किसी रैंडम पोजीशन पे अगर अपन को ऐड करवाना है तो इस तरीके से ऐड कर देगा। इतने ही फंक्शन काम आने वाले हैं आज की क्लास में, इतने भी नहीं आएंगे, इसमें से 2 ही काम आएंगे। ठीक है, तो अपन को एरे लिस्ट बना लेंगे अपन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी इसको रिमूव कर दूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये एरे लिस्ट बना रखी है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को 1 बाय 1 ट्रैवल करता रहूँगा। पहले इस पे आऊँगा, इस पे आया, इसको एरे लिस्ट में ऐड कर लिया, ARR डॉट ऐड कर लो। जो भी हमारा ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए है I, J। भाई I, J क्या है, सारी एलिमेंट्स पे ट्रैवल करते जाओ, I का लूप चलाओ और J का लूप चलाओ, इस पे आए, इस पे आए, इस पे ऐड कर लो, 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 सारी को ऐड कर लिया। अब इसी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि ये वाली वैल्यू से ये वाली बड़ी होगी, तो डेफिनेटली जब इसको ऐड करेंगे ना इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, फिर ये वाला ये आ जाएगा, तो हमेशा ये जो एरे लिस्ट बनेगी ये सॉर्टेड बनेगी। सॉर्टेड एरे लिस्ट बन गई। अब सॉर्टेड एरे लिस्ट एरे की ही तरह ही काम करती है। एक चीज़ बताना भूल गया, ये ऐड था, अब ऐड था, रिमूव बताया मैंने, इंसर्ट बताया, अब उसके ऐड रिमूव तो कर दिया अपन ने, उसकी वैल्यू को गेट कैसे करें, तो अपन जो भी अपना क्या होता है एरे होता है, जैसे मान लीजिए अपना एरे था AR टाइप का, तो अपन I करके इंडेक्स दे देते हैं और यहाँ से इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो गेट करके ले आते हैं। एनालिस्ट के केस में ऐसा होता है कि अपन को ARR डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, गेट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आप इंडेक्स दे दो और ये इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको लाके आपको दे देगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि I इक्वल टू 0 से चलाना है लूप, और R क्या होगा, ARR डॉट साइज, इसकी साइज जो एनालिस्ट की साइज होती है वो निकलती है ARR डॉट साइज मेथड से। ठीक है, यहाँ पे -1, तो ये 0th इंडेक्स और ये लास्ट इंडेक्स, इन दोनों पे अपन बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे, और बाइनरी सर्च का यूज़ करने के बाद में जो भी हमारा टारगेट है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो, ये बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। बट अभी ना यार, ब्रूट फोर्स में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ M इंटू N, ये हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वाई, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पूरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं 1 बाय 1, तो M इंटू N साइज का ये है, तो M इंटू N कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली अब
ये कॉम्प्लेक्सिटी तो चलो ठीक है, m इंटू एन हो गई। अब स्पेस का यूज़ भी तो किया है अपन ने एरे लिस्ट का, तो इस एरे लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करने वाले हैं अपन, m इंटू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करने वाले हैं। तो इसके टाइम को इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो भी m इंटू एन हो जाएगी। तो क्या अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या मैं इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या ऐसा करने का कोई स्कोप है? तो मैंने कहा था कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉर्टेड अपन को कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में दिया गया है कि ये सॉर्टेड है रो वाइज, ठीक है, अपन को क्वेश्चन में बोला गया है। अब जब सॉर्टेड है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बाइनरी सर्च का नाम आता है कि बाइनरी सर्च का मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, यस और नो? हाँ ठीक हाँ है। भाई। तो अब मैं इस एरे लिस्ट को बनाए बिना बाइनरी सर्च का यूज़ करके कैसे फिगर आउट करूँ कि इसमें कैसे मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पहला मेथड आता है बाइनरी सर्च में भी, बाइनरी सर्च में भी दो मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड आता है कि आप पता है क्या कर सकते हो, ये एक इंडिविजुअल रो है जो कि सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। तो मैं कहता हूँ एक लूप चलाओ जो कि रोज़ को एक्सेस करने का काम करेगा, कि पहले इस रो पे चले जाओ और लेट से हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है, इसमें देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल में 3 है, 3 मतलब 34 लो, एक काम करो 34। तो मैंने बोला कि पहले ही रो में चले जाओ, जो कि सिंपली बाहर वाली लूप से हो सकता है आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन, अगर रोज़ को n बोल रहे हैं तो ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ को n बोल रहे हैं तो n तक चलाओ। तो ये वाला लूप क्या करेगा, हमारी रोज़ को एक्सेस करने के काम आता है। अब जब जे वाला लूप चलाते हैं अपन, वो होता है कॉलम्स को एक्सेस करने के। तो इससे हमारी रोज़ मिलती जाएगी, 0th रो मिलेगी, 1st रो मिलेगी, 2nd रो मिलेगी। तो पहली रो पे आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ आपको एक इंडिविजुअल एरे, इसको समझ लो कि ये जो रो वाला है ना एक एरे है, तो एरे में बाइनरी सर्च का यूज़ कर दो कि एल यहाँ पे रखो, एल यहाँ पे रखो, आर यहाँ पे रखो, इन दोनों में बाइनरी सर्च का यूज़ करके फाइंड कर लो कि क्या टारगेट इसमें प्रेजेंट है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, log n। अब ये वाले में अगर मिल गया तो अच्छी बात है, ब्रेक कर दोगे, आगे ढूंढना ही नहीं है। अगर नहीं मिला तो आगे मूव कर जाओ, आगे वाली रो में, इस रो में आ जाओ। इस रो में आने के बाद में अगेन एल को यहाँ सेट करो, आर को यहाँ सेट करो, और बाइनरी सर्च का यूज़ करके चेक कर लो कि टारगेट इस वाली रो में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर इसमें प्रेजेंट है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, नहीं है तो आगे वाली रो में मूव कर जाओ। यहाँ पे अगेन एल यहाँ पे रखो, आर यहाँ पे रखो, और बाइनरी सर्च का यूज़ करके चेक करो कि टारगेट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। हाँ, तो देखो ये वाली पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है। तो रो वाली पोजीशन हमको पता है, रो वाली पोजीशन क्या है कि 0th रो, फर्स्ट रो, ये 0 है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो आई की वैल्यू हमको पता है, फर्स्ट मतलब आई की वैल्यू हमको पता है 2 है। सिमिलरली आई मतलब इसको एक तरीके से ऐसे लो लो कि जो फर्स्ट मतलब आयथ इंडेक्स, आई डी एक्स ऑफ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आई मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है ना, तो इसको x ले लो, ठीक है, कि x और y की फॉर्म में अपन को अगर इसकी देखो यहाँ पे मैट्रिक्स में अपन को जो भी कोऑर्डिनेट होता है, उसकी जो भी एलिमेंट होता है, उसकी पोजीशन i कोमा j की फॉर्मेट में या फिर a कोमा b की फॉर्मेट में, इस तरीके से इस दो वेरिएबल्स की सहायता से ही तो अपन उसकी जो भी पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो i वाला मुझे पता है कि अभी ये इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, तो हो सकता है इसमें मिलेगा। तो i वाली मुझे पता है 2 आ गई। अब इसमें मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, तो बाइनरी सर्च का यूज़ करके मुझे ये वाली इंडेक्स मिल जाएगी 2, जो कि log n में मिलेगी। तो अगेन मुझे 2 मिल गई, तो 2, तो 2,2 पे हमारा एलिमेंट पड़ा है। 2,2 कौन सा है, ये 34, ये वाला एलिमेंट पड़ा है। इसमें चेक करने की कॉम्प्लेक्सिटी थी log n, और इसमें चेक करने की कॉम्प्लेक्सिटी थी log n। तो ये log n वाली चीज़ कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज़ है हमारे पास। तो कितनी नंबर ऑफ रोज़ हो सकती है वर्स्ट केस में, n नंबर ऑफ, मतलब वर्स्ट केस इन द सेंस कि वर्स्ट केस में कितनी नंबर ऑफ रोज़ को हमको चेक करना पड़ सकता है। तो n नंबर ऑफ रोज़ है टोटल, तो n नंबर ऑफ रोज़ को हमको वर्स्ट केस में चेक करना पड़ सकता है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी भी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, n, और ईच रो में कितने का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, log n का, तो मल्टीप्लाई ऑफ log n, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। n log n m इंटू n से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, यस और नो? यस। समझ आया ये वाला प्रोग्राम कैसे करना है? अगर अपन इसको कोड करते हैं तो कोड एक बार करके बता देता हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मैंने कहा आपको क्या करना है, सबसे पहले लूप चलाना है ईच रो पे, कि रो बाय रो हम हर रो में चेक कर लेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स को ARR में कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, और टारगेट को मैं टार कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत आती है बड़े बड़े लिखने में।
तो एल नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना अपन को, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एन जो है इस ए आर आर की नंबर ऑफ रोज है, सिमिलरली एम जो है इस ए आर आर की नंबर ऑफ कॉलम्स है। भैया थोड़ा हाँ फॉन्ट बड़ा कर दो ना ठीक है, कोड का। वेट वेट, यहाँ यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, या फिर इसको बड़ा ही कर देता हूँ, रुको। फॉन्ट 16 या फिर और बड़ा करूँ, 18, ये सही है 18 में? यस भैया ओके। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज तक अपन को लूप चलाना है, एन नंबर ऑफ रोज तक लूप चलाना है। ठीक है, तो ये वाला लूप 1 बाय 1 सारी लूप रोज को एक्सेस करता रहेगा। अब देखो, एक तरीका तो ये था कि अपन यहाँ पे लूप इस जैसे रो आयथ रो में आ गए तो यहाँ पे j इक्वल टू 0 चलाओ, j लेस देन m करो, एंड j प्लस प्लस, यहाँ पे इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 चेक कर लो। ARR ऑफ i कोमा j इज इक्वल टू टारगेट। ठीक है, इस तरीके से ये वाला लूप कितने में चल रहा है, ओ एन में, ये वाला लूप कितने में चल रहा है, ओ एन में, और ये वाला लूप ओ एम में। तो टोटल कितना हो गया, ये बाहर और ये अंदर है, इसकी सारी वैल्यूज़ के लिए इसकी सारी वैल्यूज़ चलेंगी, मतलब n इंटू एम। तो n इंटू एम का ये वाला हमारा प्रोग्राम हो जाएगा सिंपल, ये सुन लो कि भैया इस रो पे आ गए, इस रो में 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को चेक कर लो, मतलब किसी एरे में 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, ये सुन लो। यस यस। अब मैंने बोला इस अंदर वाली चीज़ को अपन इम्प्रूव करके बाइनरी सर्च में भी तो ले सकते हैं। बाइनरी सर्च में करने के लिए मैंने बोला आर कहाँ से शुरू होगा, 0 से, आर कहाँ से शुरू होगा, m-1 से। वाई, बिकॉज ये जैसे ये वाली रो है ना, तो इसको एक तरीके से एरे मानोगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, m, जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो ये m होगी, तो m-1 पे रखेंगे, और वाई लूप चलाएंगे l लेस देन इक्वल टू r तक, और यहाँ पे अपन को क्या रखना होता है, इंट res इक्वल टू -1 कर लो, अगर नहीं मिलता है तो -1 रहने वाला है। यहाँ पे अपन को मिड निकालना होता है, मिड निकाल लो l प्लस आर डिवाइड बाई 2, ये मिड निकल गया। यहाँ पे चेक करो इफ़ कि जो हमारे मिड, देखो आयत रो में, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ना, एक तरीके से ये जो आयत रो का एरे है उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब उस रो में मिड अगर इक्वल टू है टारगेट के, ठीक है, अगर इक्वल टू है टारगेट के, तो RES को कर दो क्या, मिड, और ब्रेक कर दो अगर इक्वल था तो ये। अब अगर इक्वल नहीं है एरे ऑफ, ये वाली चीज़ है ना, ये जो आयत वाला रो है, आयत वाला एरे है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा रिपीट करो, मिड वाला एलिमेंट अगर लेस देन है टारगेट से, तो क्या करना होता है, लेस देन वाले केस में बड़े वाले पे जाना होता है, क्योंकि टारगेट अगर मिड से बड़ा है तो बड़े वाले सेक्शन में जाके ढूंढना पड़ेगा ना। तो उस केस में एल को रखना होता है मिड प्लस 1 पे, मिड प्लस 1 पे। एल्स वाले केस में हमको रखना पड़ता है आर को इधर वाले में ले आओ, मतलब लेफ्ट साइड वाले सेगमेंट में ढूंढ के लाना है। अब इस तरीके से हमको हमारी मिड वाला एलिमेंट अगर कहीं पे भी एलिमेंट मिलेगा तो ये वाला लूप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, उसमें RES की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे चेक कर लो, इफ़ RES अगर अगर इज नॉट इक्वल टू -1, RES -1 रहने वाला है, बट RES की वैल्यू पता है कब चेंज होगी, जब हमको हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। उस केस में हम RES की वैल्यू को मिड पे स्टोर करवा लेंगे, मतलब मिड को RES में स्टोर करवा लेंगे, तो उस केस में ही RES की वैल्यू चेंज होगी। अदरवाइज अगर नहीं मिला हमको कहीं भी तो RES की वैल्यू -1 ही रहने वाली है। अगर RES की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, मतलब हमको मिल गया, तो उस केस में क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो ट्रू, कि हाँ भैया हमको मिल चुका है। एल्स अब अगर हमको नहीं मिला है तो डेफिनेटली आगे वाले में मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से सारी रोज को 1 बाय 1 हमने कर लिया, 1 बाय 1 सारी रोज पे बाइनरी सर्च लगा लिया, कहीं भी नहीं मिला, मतलब कहीं से भी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, तो एंड में जाके लिख दो कि रिटर्न कर दो फॉल्स, कि हमको कहीं पे भी नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊँ आपको, तो ये दोनों टेस्ट केस पास कर रहे हैं इनिशियल वाले, तो अगर सबमिट करके दिखाऊँ तो देखो ये हमारा सबमिट हो चुका है, मतलब कोड हमारा करेक्ट है। तो ये वाला कोड सबको समझ आ गया क्या, कैसे किया हमने? यस भैया। ओके, क्या मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इसमें? अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है। क्या मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ? देखो अगर मैंने बोला m इज इक्वल्स, लेट से जो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास में वो इज इक्वल्स टू 100 है, और m भी हमारे पास में 100 है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी अप्रोच थी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी m इंटू एन, मतलब 10⁴ नंबर ऑफ स्टेप्स लगने थे फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n इंटू लॉग m, क्योंकि ये जो इसकी साइज़ है ना वो m है, ठीक है। अगर ये n ही होती तो log n आ जाता, इसकी साइज़ m है इस तरीके से, तो ये m आ जाएगा, क्योंकि जितनी लेंथ होती है उतने का log लेना पड़ता है, तो ये log m है। n 100 है, 100 में log लेंगे, ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, कितना आएगा ये 2 4 8 16 32 64, अप्रोक्सीमेट 6 आएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10⁻², ये है 10,000 और ये है सिर्फ 600, तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो कितना आया है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बेटर है, यस और नो? यस। बट अभी मैं बोलता हूँ कि एक और अपन अप्रोच डिस्कस करते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, फिर उसको इससे कंपेयर करेंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको मैं उठा के ये वाली चीज़ को यहाँ पे लेके आता हूँ नीचे एक बार के लिए। ओके, तो यहाँ पे पता है आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक तरीके से ना ये जो 2D मैट्रिक्स है, ये 1D एरे के तरह भी इसको हम काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं? पहला तरीका तो वही था जो एरे लिस्ट में स्टोर करवा लो तो 1D एरे बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली भी अपन क्या कर सकते हैं, एज एन सिंगल 1D एरे की जैसे काउंट अप्रोच कर सकते हैं, एक तरीके से इसको समझ सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? पहले वाला जो केस था ना, उसका मतलब था कि मतलब जो कंडीशन जो प्रॉपर्टी दे रखी थी कि ये वाला एलिमेंट ये वाला जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे जाओ पहले, और फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ। अगर इस तरीके से इसको जमा दिया मैंने, इसको यहाँ जमा दिया, उसके बाद में इसको यहाँ लगा दिया, तो ये मेरे को सॉर्टेड 1D एरे बन जाएगा। पता है आपको ना मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, लेट्स से ये वाली जो पोजीशन है ना i, j है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में पता है क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैं यहाँ पे मैट्रिक्स में एक अगर अलग से मैट्रिक्स बना के दिखाऊँ 1 2 3 4 5 6, छोटी मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसको 1D एरे में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो पता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर मेरे को ये वाले की i, j निकालना है, ठीक है, मुझे पता है टोटल इस वाले से ये वाला एक 1D एरे है, इसको मेरे को इस तरीके से जमा दिया मैंने कि 1 यहाँ पटक दिया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, मतलब इतना सेगमेंट फर्स्ट में, फिर नेक्स्ट वाला सेगमेंट आगे, फिर उसके आगे वाला सेगमेंट आगे नीचे। अगर मुझे इसके थ्रू ये वाली इंडेक्स पता करनी है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? पता है अपन इसमें क्या करते हैं, ये जो भी इसकी इंडेक्स है 4 है, 4 में डिवाइड करते हैं इसकी जो भी साइज़ है, ये इस वाले केस में नहीं देख रहे, अभी इस वाले केस में देख रहे हैं, तो इसकी साइज़ कितनी है 0 1 2, मतलब कितनी साइज़ का है 3 साइज़ का ही है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो भी आता है वो होता है i में। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। अब 4 में अगर मॉडुलस ले लूँगा मैं 3 का, ऐसा क्यों होता है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ अभी। 4 में मॉडुलस लूँगा मैं 3 का, तो ये कितना आया 1, तो ये जो 4 की पोजीशन थी या फिर इस 5 की, हाँ 4 वाला इंडेक्स था ना ये, तो इस 4 की जो 4 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है 5 की, इस वाले की पोजीशन इसके अंदर क्या होगी, इधर से देखोगे तो ये फर्स्ट रो में है, और इधर से देखोगे तो ये फर्स्ट कॉलम में, तो 1 1, और हमारा क्या आ रहा था 1 1। सिमिलरली अगर आप इसका ऑब्जर्व करोगे तो इसका इंडेक्स इसका निकालना अगर इसके अंदर मुझे, तो ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है 5 इंडेक्स पे पड़ा है, तो 5 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, और 5 को मॉडुलस लेंगे 3 के साथ तो कितना आएगा, ये आएगा 2, तो 1 2, ये किस पे पड़ा है भी, पहली फर्स्ट रो 1 और कॉलम कौन सा है सेकंड, तो 1 2, हमारा क्या है 1 2। अब पता है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ऐसा, हम इस ये जैसे बेसिकली अगर मैं इसके फॉर्मूला में कन्वर्ट करूँ इसको,
तो इसकी इंडेक्स डिवाइड बाय इसकी लेंथ, मतलब इधर ये पूरा एक एरे समझ लो इसको, तो इसकी लेंथ, और यू कैन से नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो उसको m कैसे कंसिडर कर सकते हैं, तो ये तो होता है i, और आई डी एक्स मॉडुलस m, ये होता है j। अब ऐसा पता है क्यों हो सकता है, क्यों होता है, हम पता है क्या बोल रहे हैं कि ये जो एरे है हमारा, इसको हमें इस वाले पार्ट को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करना है, फिर ये वाले पार्ट को सेकंड रो में जाना है, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट को थर्ड रो में जाना है। तो पता है इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से अब ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और यू कैन से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस एक पर्टिकुलर रो में और हर रो में, उससे मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे 5 ले लो, 5 के अगर मैंने पार्ट्स लेट से हमारे पास में 15 एलिमेंट्स हैं, अब मुझे 5 के पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। 5 के जब मेरे को पार्ट्स बनाने होते हैं तो मुझे 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो भाई जो भी रिजल्ट आया 3, तो हमारे 3 पार्ट्स बनेंगे। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो ये 3 पार्ट्स बनेंगे ना, ये इसमें फर्स्ट 5 नंबर 1 2 3 4 5 वो फर्स्ट पार्ट में होंगे, फिर नेक्स्ट 5 नंबर 6 7 8 9 10 वो सेकंड पार्ट में होंगे, और जो नेक्स्ट जो आगे के नंबर होंगे वो थर्ड पार्ट में होंगे। तो जब वो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो जो फर्स्ट पार्ट है ना, मुझे पहला जो आय है ना, आय का क्या मतलब है, कौन सा पार्ट, भाई पार्ट देखो, रो जो है वो यहाँ पे जो पार्ट्स है दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट पार्ट फर्स्ट रो, सेकंड पार्ट सेकंड रो, थर्ड पार्ट थर्ड रो। तो अब अगर मैं बोलूँ आपको कि जैसे ये वाले पार्ट्स में डिवाइड करा 1 से लेके 5 तक, और 6 से लेके 10 तक, और 11 से लेके 15 तक, जब हम 1 से लेके 5 तक कर रहे हैं, उसमें अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे ना, मतलब पूरे जैसे मान लो ये वाले पार्ट्स में जो भी एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5, इसको अगर अपन ने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से नहीं एक्चुअल में 5 + 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करता हूँ ना, तो इस केस में पता है क्या होता है, मतलब अगर अपन इसको इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करें तो ये 0 1 2 3 4 और 5, अगर मैं इसको जो जितने साइज का पार्ट है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसकी किसी भी इंडेक्स को, तो जो नंबर निकल के आता है डिवाइड करने पे, वो होता है उसका पार्ट नंबर, और यू कैन से रो नंबर। देख लो, जैसे ये वाले पार्ट है में 0 1 2 3 4 ये वाली इंडेक्सिंग होगी, नेक्स्ट पार्ट में 5 से लेके 9 तक की इंडेक्सिंग होगी, और उसके नेक्स्ट पार्ट में 10 से लेके 14 तक की इंडेक्सिंग होगी। अब आप 0 से लेके 4 तक के किसी भी नंबर को जब 5 से डिवाइड करते हो ना, तो डेफिनेटली वो 0 ही देने वाला है, ठीक है। तो मतलब 0th रो। इसी सिमिलरली जब जैसे ही 4 से 5 पे गए तो 5 पूरा पूरा प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, फिर ये कब तक ऐसा चलेगा, 5 से लेके 9 तक ऐसा चलने वाला है। जब 5 से लेके 9 तक वाले किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, मतलब फर्स्ट रो, बिकॉज ये हमको पता चल जाएगा कि वो कौन से पार्ट में है। तो फर्स्ट रो अगेन जब 10 से लेके 14 वाले तक का आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कौन से पार्ट में है। तो 10 से 14 वाले को जब डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 10 से लेके 14 वाले सारे सेकंड पार्ट में एक तरीके से, और यू कैन से 0th रो में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है। तो डिवाइड करने से हमारे पास में रो पता चल जाती है। अब कॉलम वाला इससे कैसे पता चलता है, इससे ऐसे पता चलता है कि देखो, अब आप जैसे मान लीजिए 5 से लेके 9 तक में है, तो एक तो होता है कि आप डिवाइड करोगे तो डिवीज़र आएगा, वो बताएगा कौन सा पार्ट और कौन सा रो। एक होता है कि आप किस नंबर को इसमें डिवाइड कर रहे हो। अगर इसको मैं 5 9 से लेके जो भी नंबर होंगे, एक तरीके से इसको मैं 0 से लेके 4 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि 0 से लेके 4 दोनों सेम ही चीज़ है। जब मैं मॉडुलस लेता हूँ, क्योंकि सिंगल एरे में तो 5 से 9 है, बट 2D एरे के केस में ये पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है वो अगेन 0 से शुरू हो जाता है, बट यहाँ पे 5 से 9 के बीच में शुरू हो रहा है। तो याद करो एक बार जब अपन ने वो कौन सा प्रोग्राम किया था, नेगेटिव यानी पॉजिटिव वाला, कि जब अपन को हाँ रोटेट वाला किया था कि अगर अपन को बढ़ा दिया जाता है n से तो उसको मॉडुलस ले लेता है, तो उसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक की रेंज में आ जाती है। तो सिमिलरली इस वाली जो भी वैल्यूज़ है इनको 0 से लेके m-1 तक की रेंज में रिप्रेजेंट करना है। उस चीज़ में रिप्रेजेंट करने के लिए m से डिवाइड मॉडुलस ले लो। उसके पहले रोटेशन वाले केस में क्या करते थे, n से मॉडुलस ले लेते थे। यहाँ पे m है n की जगह, तो m से मॉडुलस ले लो। तो m से मॉडुलस लेंगे तो ये जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेके 4 तक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। वाई, बिकॉज हमको यहाँ पे 0 से फॉर्म की फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे 0 से 4 की फॉर्म में चाहिए।
यस और नो, दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो जेथ इंडेक्स है वो इससे निकाली जा सकती है इजीली, और जो पार्ट है और जो यू कैन से जो नंबर ऑफ रो है, कौन सी रो है वो उससे डिवाइड से निकाली जा सकती है। ये वाली चीज़ समझ आई कि आई और जे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ भैया। ठीक है, तो इस तरीके से आई और जे को हम निकाल सकते हैं इजीली अगर हमको 1D एरे से निकालना है। तो पता है मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि आप ना ये साइज़ कितनी है इसकी n×m, आप ना इस टोटल जो हमारा 2D मैट्रिक्स है इसको ना एक सिंगल एरे में की फॉर्म में अज्यूम करो, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करो, मतलब दिमाग में ही करो कि ऐसा हो रहा है कि पहला वाला जो है ये, इसके बाद में जस्ट बाद में ये वाला है, और इसके बाद जस्ट बाद में ये वाली रो है। ठीक है, तो इसको सिंगल 1D की फॉर्म में ही इसको एक बार देखने की कोशिश करो, इसको भूल जाओ कि 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो जो जीरोथ इंडेक्स पे होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो n×m की इंडेक्स पे पड़ा होगा। ठीक है, ये राइट और नोट, क्योंकि टोटल n×m अपने पास एलिमेंट्स है ना, तो ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 6 7 8 9 10 11, ये कितना टोटल कितना था, ये 12, तो ये n×m-1 वाली पोजीशन पे पड़ा होगा। तो 0 से लेके n-1 तक की पोजीशन पे 1D एरे में पड़े होते हैं। सिमिलरली इसको आप नाम दे दो k, कि भाई k है ना जो हमारे 1D एरे का साइज़ है, टोटल साइज़, क्योंकि n×m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो साइज़ भी उतना ही होगा। तो ये वाली इंडेक्स क्या हो जाएगी k-1, और ये वाली इंडेक्स क्या हो जाएगी 0। तो अगर हमने इसको 1D एरे मान ही लिया है इस तरीके से, तो क्यों ना इस पे बाइनरी सर्च लगा दूँ कि मैं बोल दूँ l को 0 ले लो और जो r है उसको ले लो k-1। अब यहाँ पे जब मिड निकालेंगे तो अब मिड हमारा 1D के अकॉर्डिंग निकलेगा। जैसे मान लो k कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी r की वैल्यू हो जाएगी 11, तो 0 + 11 करेंगे तो 11/2 करेंगे तो 5। अब इसमें 5 को कैसे अपन इसमें देखें, उसमें देखने के लिए मैंने बोला कि 5 के अकॉर्डिंग i, j निकाल लो। 5 के अकॉर्डिंग जो भी i, j आ जाएगा वो वाला एलिमेंट हमारा मिड होगा। अब उस मिड को अगेन चेक कर लो वेदर इट इज़ इक्वल टू टारगेट और नॉट। अगर टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न करवा दो, अदरवाइज इसमें मतलब छोटे वाले पार्ट में चले जाओ। मतलब एक तरीके से इसको मैंने इसमें अज्यूम कर लिया कि ये इस तरीके से इस फॉर्म में है, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं अपन। ऐसा इसलिए कर सकते हैं अपन क्योंकि हमको पता है कि जो सॉर्टेड वाली प्रॉपर्टी है ना इसकी, वो ऐसे बोल रही है कि यहाँ पे जो ख़त्म होगा उसके बाद में ये शुरू होगा, क्योंकि 7 और 10 ऑलवेज, जो ये 10 है ना ये 7 से बड़ा होने वाला है। मतलब ये जो इसकी लास्ट पोजीशन है उससे इसकी फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज बड़ा होने वाली है। सिमिलरली इसकी लास्ट पोजीशन से ये वाली पोजीशन ऑलवेज बड़ी होने वाली है। तो क्यों ना इसको इस तरीके से ही अज्यूम कर लिया जाए कि 10 11 16 20 यहाँ पे है, फिर 23 30 और कितना हो गया 23 30 एंड 34 और 60 यहाँ पे है। तो इसको एक एरे के तेरे ही अज्यूम कर लिया जाए। ऐसा करने पे इजीली मैं बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकता हूँ। फिर जो मिड निकलेगी वो तो इस एरे के अकॉर्डिंग निकलेगी, तो इस मिड को मैं इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लूँगा आई और जे निकाल के। समझ आया कि क्या कर रहे हैं अपन इसमें। फिर अगेन जो सेगमेंट टारगेट वैल्यू जिस भी सेगमेंट में मिलेगी उस सेगमेंट में हम चले जाएंगे। समझ आया इसमें क्या किया हमने। एक बार बताओ भैया। देखो समझना इसको ढंग से, ठीक है। देखो अपन इसमें पता है पहले जो मैंने अभी आई और जे वाली वैल्यू समझाई थी कि उसमें क्या हो रहा था, उसमें अपन पता है क्या कर रहे थे कि अगर कोई एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 ये एलिमेंट 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखे हुए हैं कि पहली रो में ये दूसरी रो में है, तो उससे आई कोमा जे निकाल सकते हैं अपन, यस और नो। मतलब अगर मुझे इसकी 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में पोजीशन निकालनी होगी तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, यस और नो। हाँ तो पता है अभी मैंने बोला कि ये चीज़ उस चीज़ में रिप्रेजेंटेड, तो मैं बोलता हूँ कि ये भी तो इसी के जैसा ही है। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले में मैंने डाला था क्या, पहली रो में ये वाला पार्ट डाला, फिर नेक्स्ट रो में मैंने ये वाला पार्ट डाला, फिर नेक्स्ट रो में मैं इसका अगले वाला पार्ट डालूंगा। मैं ऐसे बोलता हूँ इसको मत देखो एक बार के लिए, ये ना इस तरीके से कुछ अपने पास एलिमेंट्स पड़े हैं,
ऐसे ही तो है, अगर मैं इसको सारे को सॉर्टेड फॉर्म में लिखूंगा तो पहले ये आ जाएगा, फिर ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी में हमको बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होने वाला है ऑलवेज। तो डेफिनेटली इसके बाद में मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाली रो को, फिर इस वाली रो के बाद में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो 23, 30, 34 और 60, ठीक है, इस तरीके से एरे है। अब इसको मैंने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे मैं किया मैंने, कि इसको मैंने लिखा पहली में, फिर इसको मैंने दूसरी रो में लिख दिया। कहाँ तक, ज़्यादा हो गया क्या ये, 7 तक ही तो है। तो इसको मैंने लिखा पहली रो में, इसको मैंने लिख दिया दूसरी रो में, और इसको मैंने लिख दिया तीसरी रो में। तो यहाँ पे जो कर रहे थे वही तो यहाँ पे कर रहे हैं अपन, यस और नो। यस। तो यहाँ पे मैं क्यों ना इसको इसकी तरह एज्यूम करके, यू कैन से कि इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और यू कैन से मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। दोनों बातें एक ही तो है, कि भैया ये मुझे पता है कि पहले ये तो पहले ये आ रहा है, देखो यहाँ पे पहले ये आ रहा है, फिर यहाँ पे सिमिलरली पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, और फिर ये आ रहा है। तो जब मैं इसको सॉर्टेड एक एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इस तरीके से मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि देखो पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो ये वाली चीज़ जैसे सेम थी वही चीज़ यहाँ पे है। जब वही चीज़ यहाँ पे है तो इसमें मैं बाइनरी सर्च लगा दूँ 0, और ये m इंटू n माइनस 1, ये r, और ये l। यहाँ पे जो मिड निकलेगा, मिड जो भी निकलेगा उसकी करस्पॉन्डिंग मेरे को, तो यहाँ पे तो जैसे मिड निकलेगा कितना 5, तो अब ARR और 5 तो मैं कर नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे पास ये थोड़ी ना है, ये है। तो इसकी फॉर्म में मैं मिड को कन्वर्ट कर लूँगा, मिड को i, j की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। तो जो भी आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए ये आया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे 16 मिल गया। मुझे बेसिकली वैल्यू ही तो पता करनी थी मिड की वैल्यू मैंने इसमें से पता करनी पड़ेगी मुझे। तो i, j की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे मिड की वैल्यू पता चल जाएगी। जब मिड की वैल्यू पता चल जाएगी तो आगे वाला प्रोसेस तो सेम ही है, कि इक्वल है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज इस वाले सेगमेंट में चले जाओ या फिर इस वाले सेगमेंट में चले जाओ। फिर सेम कहानी यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो मिड आएगा उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ईजिली इसमें वैल्यू निकालना आता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले ये क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से मिड की वैल्यू i, j की फॉर्म में निकाल सकता हूँ। यस और नो? यस। एग्जैक्टली यही करना है अपन को। तो इसको मैं एक बार कोड करके बताऊं तो पता है अपन को इसको क्या करना है इसमें। ये कौन सा है, सर्च इन 2D वाला है तो नहीं वही तो है। अभी ये पहले वाला अभी कोड लिखा है ना अपन ने, कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, तो अभी अपन को पता है क्या करना है। मैंने बोला कि बाइनरी सर्च का यूज़ करना है ना अपन को, तो बाइनरी सर्च के लिए अपन क्या करेंगे कि इंट l इक्वल टू 0 ले लो, और यहाँ पे एक बार वो भी निकाल लेता हूँ मैं, इंट n इक्वल टू ARR डॉट लेंथ कोमा m इक्वल टू ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ, और मैंने यहाँ पे बोला कि r क्या हो जाएगा n इंटू m माइनस 1 भी टोटल जो लेंथ होती है, अगर मैं इसको 1D में कन्वर्ट करूँगा तो टोटल लेंथ n इंटू एम होगी, n इंटू एम माइनस 1 मैंने r ले लिया। अब क्या करना होता है, वाइल लूप लगाना होता है, वाइल l इज़ लेस देन r। ठीक है, अब l इज़ लेस देन r लगा दिया मैंने। अब इसके बाद में क्या करना होता है, अपन को मिड निकालना होता है, तो मिड इक्वल टू l प्लस r डिवाइड बाई 2, ये हमारा मिड आ गया। मिड निकालने के बाद में अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये तो मिड हमारा आया 1D वाले रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। अब इस 1D वाले को मुझे इसकी फॉर्म में निकालना है, तो उसके लिए मुझे i, j की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना किसी भी पोजीशन के, तो मुझे दोनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे निकाल सकते हैं, अपन ने बोला जो मिड है उसकी पोजीशन निकालनी है, तो उसको अगर डिवाइड कर देंगे अपन m से तो हमारी रो निकल जाएगी, मतलब रो निकल जाएगी, और यू कैन से वो पार्ट हमारा निकल जाएगा, अभी किस पार्ट में ये वाली वैल्यू बिलोंग करेगी, वो मैंने समझाया अभी वो कैसे होता है। फिर मैं अगर जे निकालनी है तो जो के लिए मैं कर दूंगा मॉड्यूलस, कि अब वो पार्ट निकल गया, अब उस पार्ट को 0 से लेके वो जो भी m-1 है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो पोजीशन मुझे मिल जाएगी। तो बेसिकली अब यू कैन से ARR ऑफ i, j पे जो वैल्यू पड़ी है ना वो मिड को रिप्रेजेंट कर रही है, कि मिड वाली वैल्यू ARR ऑफ i, j पे पड़ी है। अगर ये इक्वल टू है टार के तो रिटर्न कर दो ट्रू, इफ और यू कैन से एल्स इफ ARR ऑफ i, j लेस देन है टार के, तो अपन क्या करते हैं,
अपन करते हैं मिड, एल को ले जाओ मिड प्लस वन पे कि भैया बड़ा है तो बड़े वाले सेक्शन में मिलेगा, एल्स पार्ट में आर को ले आओ मिड माइनस वन पे। सिंपल, ये करा मैंने इस तरीके से बाइनरी सर्च का मैंने यूज़ किया। अब ये क्या करेगा, अप्लाई होगा और जब भी मुझे मिल जाएगी अगर वैल्यू तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर मुझे कभी भी वैल्यू नहीं मिली तो सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखो। यहाँ पे ये सारा एक्सेप्टेड दिखा रहा है, रन सबमिट करके देखो तो ये वर्क कर रहा है इजीली, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। अब पता है ये इसकी ये वाला प्रोग्राम सबको समझ आ गया क्या, समझ आ गया कि ये हमने कैसे किया, अपन ने किस तरीके से इसको अप्रोच किया अभी 1D की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। हाँ भाई। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करो। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको मैं कोड को अंदर लेके आता हूँ ऊपर, वेट, ये क्यों आ रहा है यार, ये क्यों आता है, छोड़ा एक बार यहाँ से मैं इसको ऐसे ही निकाल लेता हूँ। अरे मेरे भाई, वेट फॉर अ व्हाइल, ये वाले को अगर मैं अंदर लेके जाऊँगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको उठा के अगर आप यहाँ पे ले आए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसकी एल की वैल्यू कितनी है 0, आर की वैल्यू कितनी है n इंटू एम माइनस वन। सो बेसिकली जो लेंथ है टोटल n इंटू एम है। अगर टोटल लेंथ n इंटू एम है तो अपन इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, लॉग ऑफ टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है n इंटू एम, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, लॉग ऑफ n इंटू एम। तो हम जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर रहे थे वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारी log n, log ऑफ n इंटू एम। n की वैल्यू कितनी है 100 और m की वैल्यू कितनी है 100, टोटल कितना हो गया 10 टू द पावर 4। अगर आप 10 टू द पावर 4 का log लेते हो ना तो ये अप्रोक्सीमेट 10 टू 15 के बीच में आती है ये वैल्यू। तो यहाँ पे log ऑफ 10 टू द पावर 4, तो ये वैल्यू जो आती है ना 10 टू 15 के बीच में आती है। कहाँ पे 10,000 नंबर ऑफ स्टेप्स और ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे थे पहली अप्रोच में। दूसरी अप्रोच जो कि n log m की थी, n log m वाली, उसमें अपन को 600 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे थे। यहाँ पे हमको सिर्फ 10 टू 15 ऑपरेशंस ही परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो इसको हमने कितना ऑप्टिमाइज़ कर दिया। सो दैट्स वाई ये सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच है और इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को ऐसे ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी कि हाँ कि अपन को पता है ये वाली चीज़ इससे छोटी होने वाली है, तो मतलब इसको पार्ट्स की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल 1D एरे के रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उस तरीके से इसको देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें 2D वाली जो भी बाइनरी सर्च अप्रोच है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वाली प्रॉब्लम सबको समझ आई होगी। इसकी 3 अप्रोचेस समझी हमने।